बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हम जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में मेंडल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था कि वो कौन था, कब पैदा हुआ, उसका प्रोफेशन क्या था और मेंडल को क्या जरूरत पेश आई थी कि उसने पी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए। और मेंडल का काम 34 इयर्स तक क्यों नेग्लेक्ट हुआ, क्यों इंप्रेशन न डाल सका। और प्रीवियस लेक्चर के एंड पर आपके माइंड में यह क्वेश्चन आया था कि सर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पी प्लांट को ही क्यों चूज किया, क्या इसमें भी कुछ रीजंस थी। तो उसी क्वेश्चन का आंसर आज का हमारा टॉपिक है, व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट्स, कि मेंडल ने पी प्लांट्स को क्यों सिलेक्ट किया। तो आज के इस लेक्चर में उन्हीं रीजंस को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे और मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान जो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को स्टडी किया वो भी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक से कुछ एमसीक्यूज को भी हम हाईलाइट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली रीजन जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया वो ये थी, चूंकि मेंडल चर्च के अंदर मॉन्क या पादरी था और मेंडल के लिए उन्हीं प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट करना आसान था कि जो आसानी से उस स्मॉल एरिया में कल्टीवेट और ग्रो हो। तो सबसे पहली रीजन ये थी। तो यहां पे मैंने लिख भी ली है, इजी टू कल्टीवेट और ग्रो इन पॉट्स आर ओपन एरिया। पॉट्स कहते हैं गमले को। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने ड्रा भी कर दिया है कि आप पी प्लांट को आसानी से पॉट यानी गमले के अंदर या किसी भी ओपन ग्राउंड में ग्रो या कल्टीवेट कर सकते हैं। दूसरी रीजन क्या थी, इट हैड शॉर्ट लाइफ साइकिल। इसका जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट है। सर यहां पे कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है सर, ये लाइफ साइकिल किसको कहते हैं। चलें जी, लाइफ साइकिल को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझते हैं। लेट्स सपोज कि ये पी प्लांट है और पी प्लांट का ये फ्लावर है और फ्लावर का ये वाला पार्ट जिधर सीड्स बनते हैं इसको हम ओवरी कहते हैं। असल में ये वही वाला पार्ट है जिधर से मटर की फली बनती है। तो लेट्स सपोज कि यहां से इस फूल से मटर की फली बन गई और इस मटर की फली के अंदर आपके पास मटर के सीड्स होंगे। अब इस सीड्स को जब आप जमीन में बोएंगे या कल्टीवेट करेंगे तो यहां से पी प्लांट बनेगा और पी प्लांट के साथ बी फ्लावर होंगे और इस फ्लावर से बी मटर की फली बनेगी और इसके अंदर बी सीड होंगे। ये वाला जो टाइम ड्यूरेशन है यहां से लेकर यहां तक, असल में इस ड्यूरेशन को लाइफ साइकिल कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने लिख भी लिया है, फ्रॉम सीड टू द नेक्स्ट जनरेशन सीड, कि इसके सीड से लेकर जो नेक्स्ट जनरेशन बनती है उसके सीड तक का जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल। और पी प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो है जी 3 मंथ्स। अब मैं यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं, अगर इसका लाइफ साइकिल लॉन्ग होता तो क्या होता। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। नेक्स्ट रीजन क्या थी, इट इज नॉर्मली सेल्फ फर्टिलाइजिंग बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन बी मेड। कहता है कि नॉर्मली ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है लेकिन आप क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करवा सकते हैं। क्या मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन का। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास फ्लावर है और फ्लावर का ये वाला पार्ट जिधर से पोलन्स बनते हैं इस पार्ट को एंथर कहते हैं। एंथर जो है वो मेल पार्ट है। अब ये जो और ये वाला पार्ट जिसके अंदर फीमेल गेमीट होते हैं इसको हम ओवरी कहते हैं। अगर इस फूल के एंथर से पोलन बने और ये पोलन आकर इसी फूल के ओवरी के अंदर फीमेल गेमीट को फर्टिलाइज करे तो इस फर्टिलाइजेशन को सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी खुद को। लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या है, अगर इस फूल के एंथर से पोलन बने और ये पोलन आकर दूसरे फूल के ओवरी के अंदर फीमेल गेमीट को फर्टिलाइज करें तो इस तरह की फर्टिलाइजेशन को क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को देखें फ्लावर की, तो मटर के जो फ्लावर की स्ट्रक्चर है उसके अंदर मेल पार्ट भी है और उसके अंदर फीमेल पार्ट भी है। तो ऐसे फ्लावर जिसके अंदर दोनों यानी मेल और फीमेल पार्ट हो तो ऐसे फ्लावर को हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्लावर्स आर हर्माफ्रोडाइट आर बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब यहां पे मुझे पता है आपके माइंड में ये क्वेश्चन क्लिक कर चुका होगा कि सर ये बात तो समझ आ गई कि ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकता है, लेकिन अगर हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाना चाह रहे हैं
कि फॉर एग्जांपल अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाना चाह रहे हैं तो उस दौरान हमें क्या पता कि इसके अपने पोलन ने फर्टिलाइजेशन की है या इसके पोलन ने फर्टिलाइजेशन की है। तो वेरी गुड क्वेश्चन। अब इसके लिए ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने इसके पोलन को इसकी फर्टिलाइजेशन करवाना चाहते हैं, तो हमने क्या करना है कि इस फ्लावर के एंथर को यहां से रिमूव कर देना है। अब इसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो इसका मतलब यह है कि इस फ्लावर के पोलन्स ने आकर इधर फर्टिलाइजेशन की है, तो फर्टिलाइजेशन क्रॉस हुई है। तो वो प्रोसेस जिसमें हम एंथर को रिमूव करते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी पॉसिबल करने के लिए, तो इस प्रोसेस को एमेस्कुलेशन कहते हैं। रिमूविंग एंथर मैंने यहां पे लिख लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी को हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दीज प्लांट्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। एक ये भी रीजन थी कि इसके अंदर जो सीड्स की तादाद है वो ज्यादा बनती है। इसके बाद 6th से पहले मैं 7th को डिस्कस करता हूं, फेयरली रेजिस्टेंस टू पेस्ट। इसका मतलब यह है कि इंसेक्ट्स जो हैं वो आसानी से डिजीज काज नहीं कर सकते। 6th पॉइंट मैंने लिखा है, पी प्लांट्स पोजेसेस डिस्टिंक्ट कंट्रास्टिंग हेरिटेबल कैरेक्टर्स, कि इसके अंदर आपको आसानी से एक क्लियर डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में मिलेगा। वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम यहां पे डिस्कस करते हैं। अब इससे पहले ये सुन लें, मेंडल चूज 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स फॉर हिज स्टडी। मेंडल ने 7 पेयर्स को चूज किया। वो कौन से पेयर्स थे और कौन से कंट्रास्टिंग थे? मेंडल ने सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पार्ट शेप, पार्ट कलर, फ्लावर पोजीशन और स्टेम हाइट, ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया और इन 7 कैरेक्टर्स में डिफरेंट ट्रेड्स को उसने देखा। फॉर एग्जांपल सीड शेप में उसने स्फेरिकल और रिंकल ट्रेड्स को देखा। सीड कलर में उसने येलो और ग्रीन कलर को देखा और फ्लावर कलर में, यानी फ्लावर कलर एक कैरेक्टर है और उसके अंदर उसने पर्पल कलर यानी और वाइट कलर यानी ये ट्रेड है उसको देखा। इसके अलावा पोड शेप में उसने इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड को देखा। इसी तरह उसने ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया। जब उसने स्फेरिकल सीड वाले पी प्लांट को रिंकल सीड ऐसे सीड होते हैं जो झुर्रीदार होते हैं, गोल नहीं होती इस तरह की, जब इनका आपस में क्रॉस करवाया तो क्रॉस करवाने के बाद उसने ये देखा कि जो स्फेरिकल सीड है ये डोमिनेंट ट्रेट है, जबकि रिंकल जो है वो आपके पास रिसेसिव ट्रेट है। इसी तरह जब उसने सीड कलर को स्टडी किया तो उसने येलो सीड वाले पी प्लांट का क्रॉस करवाया ग्रीन सीड वाले पी प्लांट से। क्रॉस करवाने के बाद उसने ये देखा कि येलो सीड वाला जो कैरेक्टर है या ट्रेट है ये डोमिनेंट है, जबकि ग्रीन कलर ये सीड जो है वो रिसेसिव है। इसी तरह उसने फ्लावर में देखा, उसने पर्पल और व्हाइट का आपस में क्रॉस करवाया तो उसने देखा कि पर्पल जो है वो डोमिनेंट है और व्हाइट फ्लावर का कलर जो है वो रिसेसिव है। इसी तरह पॉट शेप में उसने एक इस तरह की इन्फ्लेटेड यानी सीधी सीधी ऐसे प्लांट का क्रॉस करवाया जिसके साथ जो फली थी वो ऐसे स्ट्रेट थी, सीधी थी, और उसका क्रॉस ऐसे प्लांट के साथ करवाया जिसकी फली इस तरह की कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में थी। क्रॉस करवाने के बाद उसने ये देखा ये वाले जो ट्रेट है ये डोमिनेंट है, जबकि ये वाला ट्रेट जो है वो रिसेसिव है। इसी तरह उसने पार्ट कलर को भी देखा। उसमें क्या देखा, उसने ग्रीन और येलो का आपस में क्रॉस करवाया और क्रॉस करवाने के बाद देखा, उसने कहा कि ग्रीन जो कलर है पार्ट का वो डोमिनेंट है, जबकि येलो जो है वो रिसेसिव है। यहां पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो क्या है, याद रखना है येलो सीड का कलर डोमिनेंट है जबकि ग्रीन पार्ट का कलर डोमिनेंट है, और इसी तरह इस केस में ग्रीन सीड का कलर रिसेसिव है जबकि पार्ट के केस में जो पार्ट का जो कलर येलो जो है वो रिसेसिव है। इसी तरह उसने फ्लावर की पोजीशन को स्टडी किया और पोजीशन में उसने देखा कि जो फ्लावर अगर एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल का मतलब यह है इस केस में देखें तो स्टेम के एंड पे है और इसमें देखें स्टेम के एंड पे नहीं है बल्कि साइड्स पे है। तो उसने कहा कि जब एक्सियल प्लांट को एक्सियल फ्लावर वाले प्लांट का क्रॉस करवाया उसको टर्मिनल फ्लावर वाले प्लांट से, उसने देखा कि एक्सियल वाला जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है जबकि टर्मिनल फ्लावर की पोजीशन जो है वो रिसेसिव ट्रेट है। इसी तरह उसने स्टेम हाइट को देखा। उसने टाल पी प्लांट जिसकी स्टेम टाल थी उसका क्रॉस करवाया ड्वार्फ के साथ। जब ड्वार्फ के साथ, ड्वार्फ में बोना यानी छोटे कद वाला, छोटी स्टेम वाला, तो क्रॉस करवाने के बाद उसने ये देखा
कि जो टाल स्टेम की हाइट है, जो टाल साइज है वो डोमिनेंट ट्रेट है, जबकि ड्वार्फ जो साइज है वो रिसेसिव है। तो होप के आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।